पाकिस्तान को बने हुए 76 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 76 सालों की तारीख पर गौर किया जाए तो जमहूरी तसलसल की बात तो हम करते हैं, फौजी डिक्टेटर्स की हुकूमत भी रही और जमहूरियत के तसलसल पे हम नारे भी लगाते रहे। उसके बावजूद बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके 2 वज़ीर आज़म जो है वो कत्ल हुए, उसके बाद आपके एक वज़ीर आज़म को फांसी हो गई और उसके बाद जनाब 2 आपके वज़रा ऐसे थे जिनको सज़ा सुनाई गई। उसके बाद हम एहतसाब की बात करते हैं और जमहूरी तसलसल की बात करते हैं। हम किस तरह से इन चीज़ों को जस्टिफाई कर सकते हैं। राव इमरान सुलेमान साहब की तरफ चलते हैं। जी सर, क्या कमेंट करेंगे आप? देखें, 40 साल इस जो दौर की बात की तो ये आमरियत का वक्त लिया गया, लेकिन जितनी भी तरक्की की गई आप उस जमाने के बुजुर्गों को उठा कर देख लें तो आज के ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे हम तो लोग कहेंगे कि मुशर्रफ साहब का दौर बहुत अच्छा था। अगर आप उससे थोड़ी सी बात करें तो कहेंगे कि अयूब का दौर उससे भी अच्छा था। तो ये जमहूरियत की अपनी खामियां हैं कि जिसकी वजह से लोग उन अदवार को याद करते जिन्हें हम आमिर कहते हैं, लेकिन आम आदमी का मसला जमहूरियत और आमिरियत नहीं है। आम आदमी को 2 वक्त की रोटी चाहिए, उसे चाहिए कि मेरे बच्चों के लिए सर छुपाने के लिए छत हो। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं मांगता जिसका साबिक चेयरमैन साहब ने ऐलान किया था 50 लाख नौकरियां 1 करोड़, और लगता ऐसे था कि पता नहीं अंग्रेज आकर हमारी गुलामियां करेंगे। वो भी कुछ नहीं दे सका, झूठे वादों पर रखा गया। तो इस 76 सालों के अंदर आवाम के साथ आपने 2 वज़ीर आज़मों को कत्ल करने की बात की। यहाँ पर पाकिस्तान की जो आवाम है रोज मरती है। ख़वातीन बेरोजगारी के आलम में अपने बच्चों को लेकर नहरों में छलांगे मार रही हैं। अभी फैसलाबाद की बात करता हूं तो एक शख्स ने अपने 3 बच्चों को जहर देकर खुद को भी गोली मार ली। तो मकसद कहने का यह है कि लोग तो रोजाना मर रहे हैं, आप वजीर आजम भी इंसान और ये भी इंसान है। तो हमें तो 76 सालों में कुछ नहीं मिला। मैंने तो खुद देखा कि सोशल मीडिया पर ये लोग कहते हैं कि काश हम आज़ाद ना हुए होते। तो क्या ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम आज़ादी के दिन इस तरह की बात करें? शायद उनको उस गुलामी का मालूम नहीं कि जो कि हमें पाकिस्तान से पहले था। अच्छा, आपकी तरफ मैं आती हूँ राव इमरान सुलेमान साहब, लेकिन ये जुमला जो लोग कहते हैं जी पाकिस्तान के हवाले से कि काश हम आज़ाद ना हुए होते, एक छोटी सी बात है, सुन लीजिएगा कि ज़रा उन लोगों से आज़ादी की अहमियत और कीमत पूछिए कि जो गुलामी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप अपने मुल्क में हैं और दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं आप, तो लिहाजा पाकिस्तान को बुरा भला कहने से बेहतर है कि पाकिस्तान की कदर कीजिए, अपने मुल्क की कदर कीजिए जहाँ बहुत सारी बुराइयाँ हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि ऊपर से शुरू होती हैं और करप्शन का खात्मा उसी वक्त होता है जब ऊपर वाले ठीक हो। वहीं पे ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान उन मुमालिक की सरे फहरिस्त लिस्ट में शामिल है कि जहां के नौजवान घर बैठे काम कर रहा है और आलमी मंडी में काम कर रहा है, घर बैठे अपने कंप्यूटर के आगे। कुछ मुमालिक हैं उसमें से 3 या 4 नंबर पर पाकिस्तान है, जाकर रिसर्च कर लीजिएगा, कोई पॉजिटिव चीजें बाकी हैं। मुझे इस वक्त ज्वाइन किया एडवोकेट ज़ीशान अब्दुल्ला साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। ज़ीशान अब्दुल्ला साहब, खास तौर पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस वक्त निगरान हुकूमत का सेटअप है और आगे हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं आइन के लिहाज से 90 दिन में इलेक्शंस होने चाहिए। पहले भी हम इस रिवायत को तोड़ चुके हैं कि हमने इलेक्शंस वक्त पे नहीं करवाए। कितनी दफ़ा हम आइन के साथ ये करते रहेंगे और इसके मुस्तकबिल में आप असरात क्या देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक आपने 90 डेज के इलेक्शन की बात की, वो तो बड़ा क्लियर है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हुई है और अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले डिसॉल्व हुई है तो 90 डेज में इट इज द कमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि आप इलेक्शंस कराएं। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर भारी जिम्मेदारी आती है कि वो इलेक्शन विद इन टाइम फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ उसमें कराएं। अब आपका सवाल का जो दूसरा पहलू था वो ये था कि जैसे लास्ट पंजाब असेंबली या केपी असेंबली का जो इलेक्शन है जो नहीं 90 डेज में कराए गए, तो उसमें आइन शिकनी की गई। देखें, बज़ाहिर तो ये बात आपकी ठीक है कि आइन शिकनी की गई, लेकिन वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू जो रेज हो गया था वो ये हो गया था कि नेशनल असेंबली के इंतखाबात हो नहीं रहे थे और 2 प्रोविंशियल असेंबलीज के इंतखाबात हो रहे थे। तो एक आईनी बहस, और आइन इस हवाले से खामोश है, एक आईनी बहस ये छिड़ गई थी कि अगर पंजाब और केपी में इलेक्शन हो जाए तो क्या नेशनल असेंबली पे जब इलेक्शन होंगे तो उस पर उसका कोई असरअंदाज वो होंगे या उसका इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल असेंबली में वो जो बजट था जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के एक्सपेंडिचर्स के तौर पे मांग रहा था वो नेशनल असेंबली ने डिक्लाइन कर दिया, सप्लीमेंट्री ग्रांट नहीं दी। खैर वो मतलब नाउ इट इज हिस्ट्री इन द पास्ट और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अपनी जगह मौजूद है। लेकिन आपने ये भी देखा कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना तो इनिशिएट की गई, ना किसी ने कोई कंटेम्प्ट एप्लीकेशन मूव की, तो वो अब नाउ इट इज हिस्ट्री, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो आइन के आर्टिकल 224(1) के तहत 90 डेज में इलेक्शन कराना
2 के तहत 90 डेज में इलेक्शन कराना जरूरी है। अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करती, जो कि 12 अगस्त 2023 को पूरी हो रही है, तो फिर 60 डेज में कराना जरूरी है। अब यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बातें आ रही हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है फेयर इलेक्शन कराना, तो उनका कहना यह है कि क्योंकि CCI काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने ये फैसला किया है कि जो अपकमिंग इलेक्शंस है नेशनल असेंबली के, वो नए सेंसस जो ऑफिशियली गजेट हुए हैं या जो नया सेंसस हुआ है, रिसेंट सेंसस हुआ है, उसके तहत कराए जाएंगे। अब उनके सामने जो उज़र बज़ाहिर वो पेश कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब पॉपुलेशन का एक बहुत क्लियर फर्क आ गया है। जो सेंसस ब्लॉक्स पहले बने हुए थे, उनमें आबादी पहले किसी और तनासुब से थी, अब आबादी का सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। आई थिंक मेरे ख्याल से 25 करोड़ की आबादी जो है वो सेंसस में आई है। लेकिन यहाँ जो बात काबिल गौर है वो ये है कि जो नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो वही रहेंगी 342, बिकॉज असेंबली डिसॉल्व हो गई है, आइन में तरमीम हो नहीं सकती, तो 342 सीट्स ही रहेंगी आर्टिकल 51(1) में जो तादाद दी हुई है, इंक्लूडिंग रिजर्व सीट फॉर वुमेन एंड नॉन मुस्लिम्स। तो एक इशू इलेक्शन कमीशन जो रेज कर रहा है वो ये कह रहा है कि हमें, क्योंकि अब नए सेंसस पे इलेक्शन कराने हैं, तो हमें डीलिमिटेशन दोबारा से करनी होगी। डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज, इसमें नो डाउट इन इट, इट्स अ टीडियस एक्सरसाइज, इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसमें पहले आपको एक आरजी लिस्ट जारी करनी होती है, उस पर ऑब्जेक्शंस कॉल करने होते हैं, उससे उनकी लेकिन मैं इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहती हूँ, मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहती हूँ कि ये जो डीलिमिटेशंस की बात हो रही है, इसको कितना अरसा लगता है? आप ये समझ रहे हैं कि बड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, तो ये कितना अरसा लगता है, टाइम टेकिंग है? फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स चेंज नहीं हो रहे, यानी 342 नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वही रहेंगी, तो नंबर ऑफ सीट चेंज नहीं हो रहा, तो ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। सिर्फ होगा क्या कि पहले अगर एक नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लेट सपोज आपने एवरेज आबादी जो है वो रखी पॉपुलेशन 6 लाख या 5 लाख, अब आपको उसको 8 लाख पे ले जाना होगा, क्योंकि सेंसस ब्लॉक्स में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन या पॉपुलेशन जो है उसकी मिकदार बढ़ गई है। तो ये एक एक्सरसाइज है। हाँ, ये उसमें पीरियड होता है कि आप पहले एक लिस्ट जारी करते हैं, ऑब्जेक्शंस कॉल करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस ऑब्जेक्शंस पे राइट ऑफ हियरिंग देता है, राइट ऑफ हियरिंग देने के बाद एक फाइनल डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिस्ट जारी होती है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी से ये उज़र पेश करना शुरू कर दिया है कि हमें नहीं लगता कि हम 3 महीने में करा पाएंगे। अगर 9 टुडे, अगर इफ द असेंबली इज डिसॉल्व, then elections have to be held within this year. I mean, you cannot say that कि जी हम दिसंबर या जनवरी में कराएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड बहुत क्लियर है। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत भारी जिम्मेदारी है कि केयर टेकर गवर्नमेंट को ज्यादा लिंगर ऑन ना करें, और वो ना मुल्क के लिए ठीक है ना जमहूरियत के लिए ठीक है, और फिर उसके बड़े रेपरकशन। अच्छा, थोड़ी सियासी बात हो जाएगी, लेकिन अगर आप जिस तरह से प्रोसीजर बता रहे हैं कि ये इस तरह से एक्सरसाइज है, और हम ये भी कह रहे हैं जी आइन की पासदारी के लिए ज़रूरी था कि हम एज सुन एज पॉसिबल इसको हम निपटाते और 90 दिन की मैयाद को पूरा करते, लेकिन जो प्रोसीजर आप हमें बता रहे हैं माहिर कानून की हैसियत से, तो ये तो फिर 16 माह जब ये गवर्नमेंट आई थी उस वक्त हो जाना चाहिए था। ये इनको इसी वक्त याद आया है कि ये सब चीजें होनी जरूरी थी? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया ना। ये शायद ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का अमल कंप्लीट हो चुका था लास्ट मंथ में। ये जो नया सेंसस आया और आपकी काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में, CCI जिसे कहते हैं, उसने जो लास्ट वीक डिसीजन लिया, जिसमें आपके तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, उसमें जब ये फैसला दिया गया कि आने वाले इलेक्शन जो है वो न्यू सेंसस पे कराए जाएंगे, वहां से इलेक्शन कमीशन की अब ये मजबूरी बन गई कि उसने री एक्सरसाइज करनी है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, बिकॉज एज आई सेड कि जो सेंसस का डॉक्यूमेंट इनके पास होता है उसमें ब्लॉक वाइज पॉपुलेशन होती है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एवरेज यानी फॉर एग्जांपल NA की 342 सीट्स हैं या 300 सीट्स हैं। मतलब आगे चल के जो NFC अवार्ड का मसला है या दूसरी चीजें हैं, उसमें यकीनन ये मसाइल पैदा होते हैं। मसला तो सदियों पाकिस्तान में तो मुझे लगता है NFC अवार्ड भूल ही गए। हालांकि 18वीं तरमीम के बाद NFC अवार्ड सूबों को मिलना चाहिए था, उनका हक था।
और अब ये वफाक को सोचना चाहिए। बल्कि सीसीआई में मेरा तो कहना ये है कि सीसीआई में ये मुद्दा भी बहुत जोर से उठाना चाहिए था सूबों को, लेकिन मेरे ख्याल से इस एजेंडे में था ही नहीं सीसीआई की। तो प्रेडेटिंग यूनिट्स की तो डिमांड एनएफसी अवार्ड की तो बहुत सालों से चली आ रही है, जो कि उनको नहीं मिल रहा उनका। नहीं, अगर आप सीसीआई की बात कर रहे हैं और अभी आप कहते हैं कि ये अभी कमेटी ने फैसला किया, ये अभी ये चीजें फैसला, ये क्या पहले नहीं हो सकता था? जब हमें पता था कि ये हुकूमत 16 माह ही रहनी है, तो ये इसका फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। इसका तो बड़ा क्लियर आंसर है कि होना चाहिए था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भी आपके सामने है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड भी आपके सामने है, और ये भी पता है कि असेंबली अपनी मुद्दत कब पूरी कर रही है। यानी देखिए ना, असेंबली की मुद्दत जो है वो आर्टिकल 52 में दी हुई है, आइन के आर्टिकल 52 में वो क्लियर है कि फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मीटिंग, जो 5th ईयर होगा उस दिन वो खत्म हो जाएगी। अब अगर हम फैक्ट पे बात कर लें, ये जो आपकी असेंबली है ये 12 अगस्त 2018 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, तो ये अपना पीरियड एक्सपायर कर रही है 12 अगस्त 2023। तो ये पहले से पता था ना, मतलब कोई ऐसी बात तो नहीं थी। अभी भी आप नोट करेंगे असेंबली 3 दिन पहले इसलिए डिसॉल्व की जा रही है ताकि 90 डेज का मार्जिन मिल जाए। अगर अपना पीरियड पूरा करेगी तो 60 डेज में इलेक्शन कराने की कमांड है, लेकिन चाह नहीं रहे, यानी कि बददियानती साफ नजर आ रही है। अच्छा जीशान अब्दुल्ला साहब, आपके होने का फायदा मैं उठाना चाहती हूँ कि एक बड़ा क्लियर क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो आवाम सुनना चाहती है। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो सजा की बात हो रही है कि सजा उनको सुना दी गई है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आ गया, नाअहली का, ये दोनों चीजें किस तरह से कानूनी तौर पर लिंक करती हैं कि अगर सजा के खिलाफ जाया जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद वो सजा को चैलेंज किया जाता है, तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन ने जो अभी फैसला दिया है ये रिवर्स हो जाएगा? इसमें भी एक कानूनी बहस है। वैसे तो क्योंकि पनिशमेंट उनको जो अवार्ड की गई है कोर्ट की, सेशन कोर्ट की जानिब से, वो 3 साल है। अच्छा, 3 साल जो है वो लेसर पनिशमेंट में आती है। तो नॉर्मली हाई कोर्ट जैसी अपील जाती है कन्विक्शन के खिलाफ तो सेक्शन 426 में उसको सस्पेंड कर देते हैं, इतनी कम पनिशमेंट के केस में। लेकिन पनिशमेंट या जो सेंटेंस है वो तो सस्पेंड हो जाएगी, बट कन्विक्शन तो अपनी जगह रहेगी ना। उसमें फिर अब आईनी मसला आ जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बिकॉज ऑफ पनिशमेंट या जो कन्विक्शन हुई है उसकी वजह से जो डिस्क्वालीफाई किया है। क्योंकि देखिए ना, कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि इमरान खान साहब ने, चेयरमैन पीटीआई ने जो है वो इलीगल और करप्ट प्रैक्टिस की है और ही इज नॉट ऑनेस्ट। और मैं यही पूछना चाह रही हूँ, और हम कंफ्यूज भी इस बात पे, नाजरीन भी कंफ्यूज है इस बात पे, कि अगर उस वजह से ये फैसला किया गया है, अगर वही रिवर्स हो जाएगा तो क्या फिर भी इलेक्शन कमीशन? देखिए, इतनी जल्दी तो खैर अपील में रिवर्स नहीं होता, सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड होके बेल आउट हो जाएंगे चेयरमैन पीटीआई, अगर बेल मिलती है उनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट या जहाँ पे भी वो अपील करते हैं, जो भी जुरिस्डिक्शन है जिस कोर्ट की, वो तो उनके वकला डिसाइड करेंगे कि अपील कहाँ लाए करेगी। मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाएगी। अब अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट उसको सस्पेंड कर देती है तो देन ही विल बी रिलीज्ड ऑन बेल, और फिर उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करेंगे कि सिंस द पनिशमेंट हैज बीन सस्पेंडेड, सो अब आप ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन है उसको मअतल करें टिल दी अपील इज डिसाइडेड। तो उस सूरत में जो मैं आपका सवाल से समझ रहा हूँ, आप ये बेसिकली आपका सवाल है कि क्या वो इलेक्शन में क्वालिफाई कर पाएंगे टू कंटेस्ट द इलेक्शन और नॉट। तो ये डिपेंड करता है कि हाई कोर्ट में अपील में उनके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, उनको रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता है। तो ये अच्छा, एक और कानूनी बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो नाअहली वाला सिलसिला है, ये क्या कहीं तहरीर है हमारे कानून में? जी बिल्कुल, डिस्क्वालिफिकेशन तो आइन में दी हुई है ना, आर्टिकल 62 में भी है, इलेक्शन एक्ट में भी है कि अगर आप जैसे आपने मतलब मोहम्मद मियां नवाज शरीफ वाला केस अगर आप देखें 2016-17 वाला, तो उसमें भी तो उनको आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत। लेकिन सर नाअहली ताहयात तो नहीं है ना? नहीं, देखिए ये डिफरेंट है। अगर आपने अगर नाअहली हुई है 62(1)(f) में, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होता है आता है। लेकिन अगर इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस में हुई है तो उसमें पीरियड प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में टिल राइजिंग ऑफ द कोर्ट पनिशमेंट हुई थी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये हुआ था कि उनकी आइन के मुताबिक 5 साल डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो वो 5 साल डिस्क्वालीफाई रहे। इसी तरह इलेक्शन एक्ट की वायलेशन 176 सेक्शन की वायलेशन करने पे ये तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को पनिशमेंट हुई है। तो
as a consequence of this punishment under the Election Act he is disqualified for 5 years. तो ये तो कॉन्सिक्वेंस है उस सजा का। आपका ये बात आपकी बहुत इसमें सब्सटेंस है कि अगर वो सजा सस्पेंड हो जाएगी तो वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जानी चाहिए फॉर द टाइम बिंग। जीशान अब्दुल्ला साथ ही रहिएगा हमारे साथ स्टूडियो में भी हम बात करेंगे। राव इमरान साहब आपकी तरफ चलेंगे। ये जो नाअहली का सिलसिला है ये क्या वाकई अभी तो हमें जैसे माहिर कानून हमें बहुत वाज़ेह तौर पे बता दिया कि क्या सिलसिला है और इन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन भी है इसमें जिसको आगे देखा जाएगा और बहुत जल्दी ये मामला हल होने वाला है नहीं, लेकिन इस तमाम सिनेरियो का ताल्लुक जो है वो नवाज शरीफ से किस तरह से मिलता है, उनकी नाअहली पे कितना असर करेगा कि उनके फैसले का असर या इमरान खान साहब के फैसले का असर, दोनों पे एक दूसरे पे क्या असर अंदाज हो सकता है? जी देखिए, वफाकी हुकूमत ने अपने पहले ही माह में अता तारड़ की क़यादत में एक 7 रुकनी वकला का एक वफद बनाया था जिसका बुनियादी मकसद ये था कि इस नाअहली के ताहयात नाअहली के मामले को की मुद्दत को कम किया जाए, यानी कि 5 साल तक कर दिया जाए। अच्छा, ये 3 साल तक भी कर सकते थे। इसकी वजह यह थी कि 5 साल नवाज शरीफ साहब को गए हुए पूरे हो चुके हैं, मुकम्मल हो चुके हैं, वरना अगर उनको 3 साल होते तो ये 3 साल के ऊपर जद्दोजहद करते चौथी बार वज़ीर आज़म बनाने के लिए। इसका फ़ायदा तो अगर ये इसको भी जाता है, चेयरमैन को भी जाता है, पीटीआई चेयरमैन को, और इसका फ़ायदा हर उस शख्स को जाएगा जिसे नाअहल किया हुआ हो, चाहे वो तरीन साहब क्यों ना हो। अच्छा, ये जो आइन में तब्दीली का जो मामला है ये हर उस मामले में तब्दीली कर सकते हैं जहां से इनको नफ़ा और फ़ायदा मिलता हो। तो नवाज शरीफ साहब तो इस मामले में आने के लिए मुकम्मल तैयार है, लेकिन वो एक अवामी राय की वजह से रुके में उनको मुकम्मल यकीन है और ये मामला 5 साल तक के लिए कर दिया गया है। ये जब भी वापस आएंगे तो अदालतों में शायद कि 1-2 पेशी या किसी मामले में पेशी ना हो उनको, वरना इनके तो शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं एक दफ़ा भी पेश नहीं हुए, 6-7 मरतबा उनको बुलाया गया और फिर वो बाइज्जत तरीके से बरी हो गए। तो जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपने देखा कि जब हुकूमत, मैं स्पेशली आपसे जो पूछना चाह रही हूँ ना वो यही पूछना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारे यहाँ बास कवानीन और बास सजाएं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती हैं कि उसका फैसला ऐसे सुनाया जाए जिससे दूसरे को फायदा हो। ये मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन यह वक्त एक ब्रेक का हुआ है और ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और राव इमरान साहब आप जवाब दीजिएगा इस बात का। ये देखें, ये नवाज शरीफ साहब के लिए ये पहली बार नहीं हुआ। अल अजीजिया केस के अंदर ये अदालतों का भी मतलूब है, इश्तिहारी करार दिया गया था इनको और इनका जमानती मौजूदा वजीर आजम है जो कि इस वक्त चंद घंटों के मेहमान है इस वक्त। तो अभी इन्होंने अगर नवाज शरीफ साहब की बात करें तो इनको तैयारा साजिश केस में 21 साल की सजा हुई थी और आपने देखा कि ये 7 साल बाद वतन वापस आए और आते वज़ारत उज़्मा भी संभाली। मुझे एक टू द पॉइंट चीज का मुझे जवाब दीजिए कि हमारी तारीख रही है कि हम एक को फायदा पहुंचाने के लिए दूसरे को सजा देते हैं, फिर दूसरे को सजा से निकालने के बाद अपने लिए फायदे तलाश करते हैं। क्या इस तरह की कोई बात हो रही है? अपनी जात के लिए तमाम, अभी तक आप ये देखें कि जितनी भी इन्होंने 64 इन्होंने कवानीन के ऊपर काम किया और जबकि शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इन्होंने तकरीबन अपने 4 साल में 46 मरतबा कोई अपना पेश किया होगा बिलों को, लेकिन इसमें अगर गौर करें तो इसमें एक भी महंगाई के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अपने ही जात और फायदे के लिए है। मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि इस वक्त पीटीआई के चेयरमैन को जो सजा हुई है उसके बाद अगर हमें आगे भी चीजें नजर आ रही हैं कि अपील होगी और थोड़ी सी नरमी जो हमें प्रेडिक्शन है कि हो रहा है, कानूनी तौर पर कर सकते हैं वो, इसका फायदा क्या दूसरे किसी को होगा? देखिए, इसका जिसको सजा हो चुकी है, देखिए इसका फिलहाल इसका फायदा नहीं हो सकता। इस तोशा खाना केस में चंद दिनों में इनको रिहा तो किया जा सकता है, मगर जब तक इस सजा के खिलाफ अपील नहीं की जाएगी तो सजा बरकरार रहेगी और अभी तक अपील नहीं की गई। ठीक है, चलें, जीशान अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद है। आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछना चाहूंगी। जीशान अब्दुल्ला साहब, ये हमें कानूनी तौर पर बताइएगा कि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको किस तरह से कानूनी जो उनके चीजें हैं, जो मुश्किलात है उसका सामना करना पड़ेगा? क्या उनको वापस से जेल जाना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, या फिर वो सिर्फ जमानत पे रिहा हो सकते हैं? देखिए, इसमें कुछ तो हमें मद्देनजर रखने होंगे फैक्ट्स और कुछ आईनी बात है या कानूनी बात है। फैक्ट्स तो ये है कि नवाज शरीफ साहब की एक अपील कन्विक्शन के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, जो अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के डिसमिस की कि क्योंकि वो मफरूर हो चुके हैं तो उनको राइट ऑफ हियरिंग उनकी एब्सेंस में नहीं मिल सकता। लेकिन उस जजमेंट में लास्ट कंक्लूजन में ये भी लिखा हुआ है कि ही इज एट लिबर्टी, जब भी वो आए ज्वाइन करें, अपनी हियरिंग करें और मैरिट पे अपील चलाएं। तो फिलहाल उनकी वो अपील, एक तो उनको उसका सामना करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या उनकी भी डिस्क्वालिफिकेशन है विच इज परमानेंट इन नेचर, उसके लिए देखें
आइन को इंटरप्रेट करना इट्स अ ड्यूटी, आई वुड से, इख्तियार के बजाय ड्यूटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जब नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया, तो उसके बाद एक क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने गया कि क्या 62(1)(f) की जो सादिक अमीन नहीं डिक्लेयर हो गए कोर्ट ने कि सादिक अमीन नहीं है, क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन परमानेंट इन नेचर है या इसकी कोई मियाद है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन की तशरीह करते हुए, उसको इंटरप्रेट करते हुए ये होल्ड किया, जिस जजमेंट के ऑथर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ये होल्ड किया कि क्योंकि 62 आर्टिकल 1(f) में कोई मियाद दी हुई नहीं है इस डिस्क्वालिफिकेशन की, तो इसका मतलब है इंटेंशन ऑफ द फ्रेमर ये है कि ये परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन है, जो कि बाद में उन्होंने खुद कहा कि ये काला। बहुत शुक्रिया जीशान अब्दुल्ला साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, लेकिन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। दुआ वही है जो हमेशा होती है, मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिएगा, खुदा हाफिज।